सुबह करीब 7 बजे का समय था। निशा राव की बड़ी बहन कविता राव शहर के एक व्यस्त कोने पर अपने छोटे से चौड़ी चूड़ी की दुकान पर बैठकर चूड़ियां बेच रही थी। दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां, प्लास्टिक और कांच की छोटी छोटी चूड़ियां और कुछ धातु की पारंपरिक चूड़ियों की पंक्तियां सजी हुई थीं। उसकी सूरत पर पसीना था, पर दिल में उम्मीद थी। वह मन ही मन सोच रही थी, कब उसकी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होगी, कब निशा सफेद कोट में मरीजों की देखभाल करते हुए उसके सामने खड़ी होगी। कविता का सपना था कि निशा बड़ा कुछ करे। कविता खुद मेहनत करके निशा की पढ़ाई का खर्च उठाती आई थी। निशा कॉलेज के दौरान एक युवक से मिलकर प्यार में पड़ गई थी। उनका रिश्ता गहरा बन गया और कुछ वर्षों में वह युवक अर्जुन मेहरा डीएसपी बन गया। अर्जुन निशा से बेइंतहा प्यार करता था और अक्सर कहता, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूं। कई बार उसने शादी का प्रस्ताव रखा, पर कविता ने कहा, जब तक मेरी बहन एक कामयाब डॉक्टर नहीं बन जाती, मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। निशा ने भी अपनी बहन का फैसला माना। एक दिन सुबह कविता अपनी चौड़ी की दुकान पर ग्राहकों का सामना कर रही थी। वह रंगीन सलवार कुर्ती और हल्की दुपट्टा पहने थी, सादा मगर साफ सुथरा। तभी पास से एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। बाइक पे सवार था इंस्पेक्टर सुरेश यादव। उसने गाड़ी साइड में लगाई और क्रोध से कविता की तरफ देखते हुए बोला, ओ लड़की, जल्दी से R500 दे दे। कविता घबरा गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, सर, किस बात के R700? मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर ने झुंझलाते हुए कहा, तूने बिना इजाजत यहां दुकान लगाई है। मैं हर दुकान से हफ्ता लेता हूं। तुझे भी देना होगा। जल्दी दे, वरना। कविता के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने नम्रता से कहा, सर, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। सुबह सुबह ग्राहक कम आते हैं। शाम को जो कमाई होगी उसी में दे दूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर और झुंझला गया। उसने जोर से कहा, इतने बहाने मत बनाना, पैसे चाहिए, जल्दी कर। कविता की आंखें भर आईं। वह बोली, साहब कृपया, मेरा यही कारोबार है, यही घर चलता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने गुस्से में उसके पार्सल बैग की ओर लात मारी। कुछ चुड़ियां सिलसिलेवार नीचे गिर गईं, कुछ रंगीन डिब्बे उलट गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग देखते रहे, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। कविता रो रो कर छोटा सा सामान समेटने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानजनक भाषा कह दी और हाथ भी उठा दिया। थप्पड़ मारकर उसे गिरा दिया। कविता जमीन पर गिरकर सहम गई। कुछ चुड़ियां आसपास बिखर गईं, कुछ टूट भी गईं। लोग स्तब्ध रह गए। किसी के मन में आवाज आली कि कुछ बोलें, पर कोई नहीं बोला। दोपहर को कविता रोते हुए घर आई और तुरंत निशा को फोन कर दिया। निशा ने फोन उठाया और पूछा, दीदी क्या हुआ? कविता बुरी तरह हकलाते हुए सारी घटना सुनाने लगी। सुनते ही निशा का चेहरा बदल गया। यादों की एक लड़ी उसके मन में दौड़ी। कैसे बचपन में कविता ने उसे पाल पोस कर पढ़ाया, कैसे रात दिन मेहनत की और आज कविता के साथ यह सलूक हुआ। निशा का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन का बदला नहीं बल्कि इंसाफ दिलाएगी। निशा ने कहा, दीदी डरो मत, तुमने जो सही किया है मैं उसको खुलकर सामने लाऊंगी। मैं इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करूंगी। निशा ने रात भर योजना बनाई। अगले दिन सुबह वह अपनी डायरी बैनर जैसे बैग में एक छोटा छुपा कैमरा और आवाज रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर दुकान पर पहुंची। पर इस बार वो खुद दुकान पर बैठकर ग्राहकों से बात करने लगी, जबकि कविता थोड़ी दूरी पर आराम करने गई। थोड़ी ही देर में वही इंस्पेक्टर सुरेश यादव आया। उसने देखा कि दुकान उसी जगह है और तुरंत कविता को चेतावनी देने लगा। निशा ने हठपूर्वक हंसते हुए कहा, सर, कविता मेरी बहन है और यह उसका रोज का काम है। अगर आपसे कोई परेशानी है तो बताइए, हम सहारा देंगे। इंस्पेक्टर कुछ गुस्से में कहने लगा, यह मेरा इलाका है, बिना इजाजत दुकान लगाने का मतलब। और फिर उसने धमकी दी। निशा शांत होकर मुस्कुराई और कहा, ठीक है सर, आप जो करना चाहते हैं करिए, पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। इंस्पेक्टर ने ठेला। दुकान पर फिर लात मारी। कुछ चुड़ियां फिर बिखर गईं। फिर उसने कविता को ताना मारा और आसपास खड़े लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करने लगा। पर इस बार निशा ने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर लिया था, आवाज और वीडियो दोनों। इंस्पेक्टर की हर हरकत कैमरे में कैद हो गई। वह गुस्से में वहां से निकल गया। निशा घर लौटकर तुरंत वह रिकॉर्डिंग लेकर डीएसपी अर्जुन मेहरा के कार्यालय पहुंची। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी और देखते ही उसका चेहरा संकेतों से लाल हो गया।
यह तो बहुत गंभीर है, उसने कहा। किसी को भी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तुमने सही किया निशा। मैंने इस मामले को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया है। अर्जुन ने मामले की विस्तृत जानकारी आईपीएस देवेंद्र कपूर को दी। देवेंद्र ने तुरंत जांच की मांग की और इंस्पेक्टर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की बात कही। आगामी दिन में निशा और कविता ने रिकॉर्डिंग और अपनी गवाही के साथ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि फॉरेंसिक विभाग से जांच करवाई जाए कि वीडियो एडिटेड नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है और कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अदालत में यह रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई। जज ने गंभीर आवाज में कहा कि वर्दी का अपमान और गरीब महिला के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट में गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कैमरा फुटेज से पूरा मामला स्पष्ट हो गया। इंस्पेक्टर सुरेश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूलना, बल प्रयोग और महिला उत्पीड़न के आरोप साबित हुए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे तत्काल निलंबित किया और 3 साल की सजा तथा जुर्माने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित बहनों को राज्य से मुआवजा और सुरक्षा देने का निर्देश भी जारी हुआ। फैसला सुनते ही कोर्ट के बाहर भीड़ ने ताली बजाकर न्याय की सराहना की। कविता और निशा की आंखों में इस बार सुकून के आंसू थे। कविता ने बाद में बताया कि उसने अपना छोटा सा कारोबार कभी बंद नहीं किया क्योंकि यही उसकी मेहनत का फल था। अब लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और कहा कि आगे से किसी भी अधिकारी द्वारा दबंगई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। निशा ने सोशल मीडिया पर भी कहानियां शेयर की ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डीएसपी अर्जुन और आईपीएस देवेंद्र ने दोनों बहनों से आग्रह किया कि यदि उन्हें सुरक्षा की जरूरत हो तो प्रशासन उसकी पूरी गारंटी देगा। निशा और कविता के चेहरे पर जो सुकून की रोशनी फैली थी वह दिनों हफ्तों तक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अदालत का फैसला तो केवल एक किताब का पन्ना बदलना था। असली बदलाव तो उन लोगों के दिलों में आया जिन्होंने उस दिन अदालत के बाहर ताली बजाई थी। थोड़े दिन में ही मोहल्ले के लोग, पड़ोसियों और कुछ स्थानीय दुकानदारों ने कविता की दुकान के आगे एक छोटी सी झंडा बोर्ड बनवा दी। उस पर किसी बड़े अक्षरों में कुछ नहीं लिखा था, बस एक छोटा सा रंगीन पिन रखा गया था, सहनशीलता की निशानी। लोग वहां रुककर कविता से बातें करने लगे। उसकी दुकान पर खरीदारी बढ़ी और जिन्हें पहले उसकी हिम्मत पर शक था वे अब उसकी तारीफ करने लगे। निशा ने अपने पढ़ाई के काम में फिर से जोश से लग गई। कॉलेज के लोगों ने उसकी बहादुरी की कहानियां फैलानी शुरू कर दी और कई छात्र नेता, सोशल वर्कर उससे मिलने आए। डीएसपी अर्जुन मेहरा ने भी नियम अनुसार केस आगे बढ़ाया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे इलाके में वर्दी के गलत इस्तेमाल की जांच को तेज कर दिया। इंस्पेक्टर सुरेश यादव के खिलाफ जो सजा हुई वह एक संदेश बनकर हर किसी के मन में असर छोड़ गई। पर निशा जानती थी कि समाज में बदलाव एक दीर्घ प्रक्रम है। सिर्फ एक आदमी को सजा मिलना ही काफी नहीं था। उसने सोचा, कानून को लोगों तक पहुंचाना होगा। लोगों को यह बताना होगा कि किस तरह के अधिकार हैं और किस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि उसी समय ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक शाम जब कविता दुकान बंद कर घर आ रही थी, उसे रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अजनबी मिले। उन्होंने उग्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी कि लोगों के साथ बहुत कुछ कर देना है अगर तुम दोनों ने चुप नहीं रही। कविता का दिल फिर डर गया। उसने तुरंत निशा को फोन किया। निशा ने एकदम से पहले की तरह शांत रहकर कहा, दीदी डरो मत, ये सब चालें हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। निशा ने मामले को झटपट अर्जुन के पास रखा। अर्जुन ने तुरंत मोर्चे संभाले, पर जो बात सबको चौंका गई वह यह थी कि धमकियां आने के पीछे कोई बड़ा हाथ था। किसी राजनीतिक दबदबे वाले व्यक्ति के लोग भी शामिल थे जो उन दिनों वर्दी वालों पर लगने वाली जांच से परेशान थे। यहां कहानी में मोड़ तब आया जब एक युवा पत्रकार सीमा, जो निशा की बहादुरी से प्रेरित होकर उनके केस पर काम कर रही थी, ने शहर के कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीमा की पकड़ तीखी निकली। कुछ पुराने फुटेज में दिखा कि इंस्पेक्टर सुरेश अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और भी चेहरे थे। एक आदमी जिसका कंधा स्थानीय नेता के दफ्तर के लिए जाना जाता था। जब सीमा ने यह फुटेज निशा और अर्जुन को दिखाया तो तीनों की सांसें थम गईं।
मामला छोटा नहीं रहा। यह एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, जिसमें कुछ भ्रष्ट तंत्र लोगों को डराकर अपना दबदबा बनाते थे। निशा ने ठान लिया कि यह सच बाहर आएगा, क्योंकि अगर उजाले में न लाई गई तो यही तरह तरह की दबंगाइयां कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे जैसे सीमा ने अपनी रिपोर्ट लिखी और सोशल मीडिया पर एक विस्तृत लेख छापा गया, वैसे वैसे लोगों में चिंता बढ़ी। वही नेता, जिसका नाम फिल्म सा चमकदार था, तुरंत दबाव बनाने लगा। उसने अर्जुन पर आरोप लगवाने की कोशिश की कि इन्होंने पुरानी फाइलों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी निर्दोष को बदनाम किया है। अर्जुन को निलंबन के खतरे का सामना करना पड़ा, और यह वही पल था जब निशा के भीतर का वो लड़ाकू तेजी से बाहर आया। उसने अपने पास मौजूद हर चैनल, हर दोस्त, हर गवाह को जोड़कर एक योजना बनाई। निशा ने पहले से तैयार किए गए रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीमा की खोजी हुई फुटेजों का समेकन कर एक मजबूत प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसे लाइव एक स्थानीय सामाजिक मंच पर पेश कर दिया, बिना किसी सेंसर के, सीधे जनता के सामने। लाइव प्रेजेंटेशन ने आग लगा दी। लोग सोशल मीडिया पर ज्ञात कविता के साथ ट्रेंड करवाने लगे। वीडियो और रिपोर्ट मिनटों में वायरल हो गई। कई ऐसे स्थानीय व्यापारियों ने सामने आकर अपनी अपनी परेशानियां साझा की। सबके सब समान किस्म के दबाव का हवाला दे रहे थे। अब मामला सिर्फ कविता और निशा का नहीं रहा, यह एक बड़े सुधार की मांग बन गया। उच्च तल पर बैठे अफसरों को जनता का दबाव सहना पड़ा। जांच को विस्तृत रूप से खोलने के आदेश आए और कई और लोग जो पहले छुपे हुए थे रडार में आए। उस नेता के कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ भी सबूत मिलने लगे। पर कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब सीमा ने एक पुराना मेल बॉक्स खोज निकाला। एक गुप्त रिकॉर्ड जिसमें पैसे की लेन देन के बिल, कुछ फर्जी नियुक्तियां और एक नाम था जो चौंकाने वाला था। एक ऐसा नाम जो पहले किसी ने सोच भी न किया था। एक उच्च वर्गीय वकील जिसने कई मामलों में उस नेता का साथ दिया था। यह वो वकील था जिसे लोग नैतिकता का प्रतीक मानते थे। उसके नाम के खुलेआम आने पर शहर एक तरह से स्तब्ध रह गया। लोगों को एहसास हुआ कि दिक्कत सिर्फ सड़क पर तंग करने वाले पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सिस्टम के भीतर भी कुछ लोग शामिल थे जो अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करते थे। कठोर साक्ष्यों के सामने न तो वकील बच सका और न ही नेता के लोग। धीरे धीरे राज्य में शीर्ष स्तरीय जांच बैठी और मामला नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। उन दिनों निशा और कविता को कई बार मुश्किलें भी उठानी पड़ीं। उनकी निजी जानकारी लीक हुई, कुछ अजनबी उन्हें तंग करने आए और एक बार तो कविता की दुकान के सामने रात में आग लगने की कोशिश की गई। उस रात पूरा मोहल्ला जाग उठा। लोग, जिनमें वे वहीं पुराने ग्राहक भी थे जो पहले चुप रहते थे, अब शाम से रात तक दुकान की सुरक्षा में लगे रहे। एक बूढ़े चाय वाले ने खुद अपनी दुकान के आगे तंबू लगाकर रखा और बोला, कविता की मेहनत से हम सब रोजी कमाते हैं, इसे किसी के खाते में जाने नहीं देंगे। उस रात आगजनी का प्रयास नाकाम हुआ और पुलिस ने उसी इलाके के कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सरकारी स्तर पर एक नई पहल आई, महिला स्वरोजगार सुरक्षा योजना, जिसमें छोटे छोटे व्यवसायों के लिए सुरक्षा कवच, कानूनी सहायता और माइक्रो लोन की व्यवस्था की गई। कविता को भी उसी योजना के तहत सहायता मिली। किसी ने उनकी दुकान का नया शटर और बेहतर स्टॉक उपलब्ध कराया। पर निशा और कविता ने पैसों की मदद ही नहीं चाही। उन्होंने सोचा कि जो कुछ हुआ उससे सीख लेकर औरों की मदद करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर मोहल्ले की महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह बनाया, हाथों की आवाज। उस समूह में महिलाएं अपनी अपनी हस्तकलाएं लातीं और निशा ने सोशल मीडिया की ताकत से उन उत्पादों को ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया। महीनों में ही यह छोटा सा समूह आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। लोगों ने जानबूझकर उन महिलाओं से खरीदारी करनी शुरू कर दी ताकि उनके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग आसान हो। निशा की पढ़ाई भी पूरी हुई। उसे अस्पताल में इंटर्नशिप मिली और फिर डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ता गया। अर्जुन, जिन पर कुछ समय के लिए शक की परछाई पड़ी थी, को भी पूरी तरह निर्दोष साबित होते ही बहाल कर दिया गया। उसने निशा और कविता को बार बार कहा कि उन्होंने एक छोटी सी आवाज को बड़ा रूप दे दिया और वह हमेशा उनका आर्णी रहेगा। समय के साथ साथ जो लोग कभी कविता को नीचा दिखाते थे, वे अब उसकी दुकान से खरीदारी करते और दूसरों से कहते
कि देखो, मेहनत और हिम्मत से दुनिया बदलती है। कई साल बाद कविता की छोटी सी दुकान उसी मोड़ पर एक छोटी सी दुकान गैलरी में बदल चुकी थी, जहां सिर्फ चूड़ियां ही नहीं बल्कि शहर के कोने कोने के महिलाओं के बनाए हुए गहने, कपड़े और छोटे छोटे उपहार बिकते थे। उस गैलरी के सामने लगी एक छोटी सी पटिया पर केवल एक वाक्य लिखा रहता, जहां हिम्मत होती है वहीं बदलता है जहां। निशा अब अस्पताल में एक बुजुर्गों की क्लिनिक चलाती थी और सप्ताह में एक दिन मुफ्त परामर्श देती थी। वे दोनों बहनें अब सिर्फ अपनी खुशहाली नहीं सोचती थीं, वे उन सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं जो रोजमर्रा की दिक्कतों से जूझ रही थीं। एक दिन कविता और निशा ने मिलकर फैसला किया कि वे अपनी कहानी और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। उन्होंने छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे संघर्ष, हिम्मत और मेहनत से हर महिला अपनी जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो YouTube पर डालते ही लाखों लोगों तक पहुंचने लगे और उनकी कहानी ने और भी महिलाओं को प्रेरित किया। अंत में कविता और निशा मुस्कुराकर एक दूसरे को देखकर कहती, अगर एक छोटी आवाज भी उठाई जाए तो बड़ी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कविता और निशा की कहानी कैसी लगी। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।